अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी राशिद अली मलिक एंड टुडे माय टॉपिक इज़ परसेंटेज। सो आज हम जो है मैथमेटिक्स का क्लास है परसेंटेज और उसमें डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम्स हैं तो उनको हम सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हम पढ़कर आ चुके हैं कि परसेंटेज जो है वो क्या है और परसेंटेज को कन्वर्ट कैसे किया जाता है डेसिमल में, फ्रैक्शन में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पिछले लेक्चर में सीख कर आए हैं। तो आज हम जो है इसके डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम्स करेंगे, यानी लफ्ज़ों में ऐसे बयान किए होंगे, लिखे होंगे और उनको सॉल्यूशन कैसे करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके फार्मूलाज देख लेते हैं। परसेंटेज का एक फार्मूला है जो कि जनरल एक फार्मूला हमेशा याद रखना है, हर जो है ना आपको काम में आएगा, हर जो है प्रॉब्लम में। ये परसेंटेज हमेशा बराबर होता है पार्ट ऑफ क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ से इसी फार्मूले से ये दो फार्मूले नीचे बने हुए हैं और यही फार्मूला जो है ना मेन है, आपने ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। अगर हमें टोटल क्वांटिटी मालूम करनी हो तो पार्ट ऑफ क्वांटिटी नीचे डिवाइड बाय परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100, और अगर हमें पार्ट ऑफ क्वांटिटी मालूम करनी हो तो टोटल क्वांटिटी को ऊपर रखेंगे मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज डिवाइड बाय 100। तो ये जो दो फार्मूलाज हैं ये सिंपली मैंने इसी में से ही बनाए हैं, तो मेन फार्मूला आज की क्लास में ये होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को मैं रीड करता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है कि आई ऑब्टेन्ड 60 मार्क्स आउट ऑफ 75 मार्क्स, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ माई मार्क्स। ठीक है, तो मैं इन सवालों को सॉल्व करने का सबसे पहला रूल ये है कि स्टेटमेंट को कम अज़ कम जो है ना अच्छे से समझ लें, क्योंकि स्टेटमेंट अगर समझ में नहीं आएगी तो क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो वैसे तो ये बिल्कुल ही आसान स्टेटमेंट है, इसके अंदर कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, लेकिन जैसे इसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आएंगे तो स्टेटमेंट के ऊपर दारोमदार है कि आप स्टेटमेंट को कितना समझते हैं। तो चले, यहाँ पर जो है ना ये मार्क्स की बात कर रहा है, तो मार्क्स का जो है हमेशा मार्क्स का एक फार्मूला सा है, अगर वो याद रख लें तब भी आपकी मर्ज़ी है, अगर इसी के ऊपर आप सॉल्व करना चाहें तब भी आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे पार्ट ऑफ क्वांटिटी यानी POQ जो है वो 60 है, और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी यानी मार्क्स जो हैं वो हैं 75, और उसके अलावा हम यहाँ पे परसेंटेज जो है वो वाट है। ठीक है, तो परसेंटेज का हमेशा एक फार्मूला होता है कि पार्ट ऑफ क्वांटिटी, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। TQ स्टैंड फॉर टोटल क्वांटिटी और POQ स्टैंड फॉर पार्ट ऑफ क्वांटिटी। सो यहाँ पे वैल्यूज पुटिंग करनी है, सिंपली आपने पार्ट ऑफ क्वांटिटी है 60, नीचे टोटल क्वांटिटी है 75 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे देख लें टेबल सिंप्लीफिकेशन करनी है, 25 का टेबल 3 टाइम्स एंड इसके ऊपर 4 टाइम्स, एंड अगेन 3 का टेबल इसके ऊपर 20 टाइम्स, एंड 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका हो गया 80%। यानी जो मैंने ऑब्टेन मार्क्स की वो 80% है रिजल्ट का। अच्छा, वैसे मार्क्स के ऊपर एक और भी फार्मूला है, जो कि हम मार्क्स जब भी निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं मार्क्स की, तो यहाँ पे हम ऊपर लिख लेते हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स। ठीक है, नीचे होता है टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई बाय 100। यानी ये छोटे होते से हम मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर में, इंटर में, या जितनी भी क्लासेस में हम परसेंटेज निकालना सीखते हैं या टीचर सिखाते हैं तो वो ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं कि जो मार्क्स हासिल किए हैं उसको ऊपर लिखते हैं, नीचे टोटल मार्क्स को लिखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। वैसे ये फार्मूला और ये एक ही है। ये फार्मूला जो है एक जर्नल है, यानी हर जगह पे आपका यूनिवर्सल फार्मूला है, हर जगह पे लगेगा। यानी जिस चीज़ की परसेंटेज मालूम करनी होती है उस चीज़ को लिखना होता है ऊपर, और उसी चीज़ का टोटल नीचे लिखना होता है, मल्टीप्लाई होता है 100 के साथ। वैसे ये फार्मूले के सिर्फ ये नाम जो है ना अपने समझ के हिसाब से हमने दिए हुए हैं, अदरवाइज़ जो है परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जिस भी चीज़ की परसेंटेज मालूम करनी होती है वो लिखते हैं ऊपर, नीचे उसी का टोटल लिखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। ये है इसका रियल कॉन्सेप्ट। तो चलें चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, कुछ और सॉल्व कर लेते हैं मज़ीद। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देयर वर 8500 वोटर्स इन अ विलेज। एक गांव के अंदर जो है ना 8500 वोटर हैं। 34% डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। 34% यानी 34% जो है ना वो वोट अपना नहीं दे रहे, कास्ट नहीं कर रहे। फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स हु कास्ट देयर वोट्स। तो उन वोटर्स की जो है ना तादाद बताएं जो वोट दे रहे हैं। अब देखें, इस सवाल को, इसको सॉल्व करने के ना दो तरीके हैं। ठीक है, नंबर 1 तो ये है कि ये कह रहा है कि 34% वो लोग हैं जिन्होंने कॉस्ट नहीं किए वोट। ठीक है, और हमसे पूछा उसने ये है कि जिसने कॉस्ट किए हैं उसकी तादाद बताएं। ठीक है,
तो सबसे पहली बात जो कि है कि जिन्होंने नहीं कॉस्ट किए ना उनका मालूम कर लें कि पीपल या वोटर्स, ठीक है, ये अपने समझ के लिए लफ्ज़ होते हैं, लिखने के लिए पीपल्स डिड नॉट कॉस्ट दियर वोट्स, ठीक है। वो कौन से हैं? 34% ऑफ 8,500, ठीक है। अच्छा, ये बिना फार्मूले के ऐसे भी होगा, मैं फार्मूले पे भी इसको सॉल्व कर देता हूँ। सिंपली आपने 34% ऑफ 8,500 मालूम करना है। 34% यानी 34/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 8,500। ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो में कट गए। अब आप इसको जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी यहाँ पर जो है आपने देख लिया कि इसको सॉल्व कर लिया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 2,890। अच्छा, ये वो लोग हैं जिन्होंने कॉस्ट नहीं की है, ठीक है। अब हमें मालूम वो करना है जिन्होंने वोट दिए हैं। तो सिंपली जो टोटल नंबर है, टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं वो कितने हैं? 8,500। जो ना देने वाले हैं वो हैं 2,890। तो इसमें से अगर आप टोटल में से जो ना देने वाले हैं उसको माइनस कर देंगे तो आपके पास उनकी तादाद आ जाएगी जिन्होंने वोट जो है वो कॉस्ट किए हैं। ये आ गया सिंपल आपका एक मेथड, ठीक है। अच्छा, अब इसका दूसरा मेथड ये कहता है कि सिंपली आपके पास 34% जो है ना लोग जिन्होंने कॉस्ट नहीं किया, इट मीन्स कि जिन्होंने कॉस्ट किया है वो है 66%। किसी भी चीज़ का ना 100% होता है ना, ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है। 34% लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो देने वाले वोट हैं वो हैं 66%, ठीक है। तो सिंपली आपने करना क्या था, यहाँ पे 66% ऑफ 8,500 निकाल लेना था। 66% का मतलब ये है कि 66/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एंड 8,500। ये 2 ज़ीरो जो है इस 2 ज़ीरो में क्रॉस हो गए। इसको आपने सिंप्लीफिकेशन कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, रफ वर्क में आप निकाल लेंगे तो 5,610। तो ये आपका हो गया आंसर, सिंपली एक ही स्टेप में। अगर आप ऐसे करते हैं तब भी राइट है, ऐसे करते हैं तब भी राइट है। इसके अंदर ये होगा कि 34% निकालने के बाद आपने टोटल में से माइनस किया, इसका जो है डायरेक्ट आपने 66% निकाल लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो मैंने पीछे फार्मूला बताया वो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई तो नहीं किया, ये हो गया जर्नल, और जिसका बेस अच्छा है वो ऐसे सवाल करेगा। अच्छा, अब आते हैं अगर फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना हो तो फार्मूला कैसे होगा। फार्मूला हमें मालूम है कि परसेंटेज जब मालूम की जाती है तो ऊपर पार्ट ऑफ क्वांटिटी होता है, नीचे होता है टोटल क्वांटिटी और मल्टीप्लाई होता है 100। तो यहाँ पे बेसिकली हमें परसेंटेज गिवन है 34%। तो यहाँ पे 34% नहीं पुट करनी, यहाँ पे 66% करनी है, क्योंकि हमें तादाद मालूम करनी है जिन लोगों ने वोट कॉस्ट किया है, तो वो 66% है जिन्होंने वोट कॉस्ट किया है। पार्ट ऑफ क्वांटिटी हमें नहीं मालूम करनी है। टोटल क्वांटिटी यानी वोटरों की तादाद है 8,500 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। हमने पार्ट ऑफ क्वांटिटी मालूम करनी है, यानी ये दोनों चीज़ों को उस साइड लेके जाना है इज इक्वल टू के। तो जब उस साइड लेकर जाएंगे तो फिर क्या होगा, पी ओ क्यू, ये जो है 66 ऊपर आ जाएगा और ये 8,500 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये इस साइड नीचे है, डिवीजन में है, तो ये ब्रैकेट के उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। और 100 जो है इस साइड मल्टीप्लिकेशन में है तो ब्रैकेट के उस साइड जाके, सॉरी, इज इक्वल टू के उस साइड जाके डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 ज़ीरो यहाँ पे 2 ज़ीरो में कट गए, इसको आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो आपका जवाब आ गया 5,610 पीपल, ठीक है। तो अब ये फार्मूला आपसे जहन में से नहीं निकलना चाहिए, ये फार्मूला यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ ये सवाल डायरेक्ट होने वाला था, यानी इसके अंदर किसी फार्मूले की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जिसका बेस अच्छा नहीं है तो वो मेहरबानी करके पहले फार्मूला के तहत करे, जब प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए तो फिर इस तरह की डायरेक्ट जो है प्रोसेस उनके ऊपर बाद में आए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज़ 15,000। एक गांव की जो आबादी है वो है 15,000। इफ़ द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीज्ड बाय 15%, अगर पॉपुलेशन यानी आबादी जो है वो 15% एक साल में बढ़ रही है, फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर। तो एक साल में जो है, एक साल के बाद जो है आबादी कितनी होगी। तो सबसे पहले तो है ना हमने इंक्रीज्ड पॉपुलेशन जो है ना वो देख लेनी है कि इंक्रीज्ड पॉपुलेशन कितनी है। तो यहाँ पे आप लिख लें कि इंक्रीज्ड पॉपुलेशन जो है, ठीक है, ये जुमले सिर्फ अपनी समझ के लिए होते हैं, वो कितनी बढ़ रही है 15%, और ऑफ किसका,
15,000 का, ठीक है, ये बढ़ रही है। यानी 15% का मतलब होता है 15/100। ये हम इंट्रोडक्टरी क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। परसेंटेज की सिंबल को रिप्लेस करते हैं डिवाइड बाय 100 से, ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई, एंड 15,000। अब ये 2 जीरो यहाँ पे 2 जीरो में क्रॉस हो जाएंगे। 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो 225 आ जाता है, और ये जीरो यहाँ पे लगा लें, यानी 2250 लोग जो हैं वो बढ़ रहे हैं। हमसे सवाल ये पूछा गया है कि 1 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, यानी 15,000 पहले थी, 2,250 बढ़ी, यानी इसके पास जो है पॉपुलेशन 1 साल के बाद हो जाएगी 17,250। यानी 1 साल के बाद जो है पॉपुलेशन 17,250 जो है वो हो गई। अगर हमसे इस सवाल में ये पूछा जाता कि पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, तो ये वाला आंसर होता, ठीक है। फिर इसको छोड़ देते हैं यहीं पे। हमसे ये पूछा गया है कि 1 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी, तो ये जो बढ़ने वाली तादाद है वो इस जो पहले वाली जो पॉपुलेशन है उसके अंदर ऐड करके फाइनल आंसर हमारा ये आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एंड 4 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राहिला पेज 5% ऑफ हर सैलरी इन ए चैरिटी इन अ मंथ, इफ शी पेज 200, फाइंड हर मंथली सैलरी। अब यहाँ पे जो है ना कुछ उलट सिस्टम है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि राहिला जो है ना वो 5% अपनी सैलरी का पे कर रही है चैरिटी में, ठीक है। अच्छा, वो पे कर रही है वो 200 रुपये है, ठीक है, यानी जो चैरिटी को पे कर रही है वो 200 रुपये है, लेकिन वो 5% पे कर रही है। अब बताइए कि उसकी मंथली सैलरी कितनी है। तो अब यहाँ पे जो है हमें फार्मूला हमेशा याद रखना है कि परसेंटेज का फार्मूला है पार्ट ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो परसेंटेज जो है वो कितनी है 5। उसके अलावा पार्ट ऑफ क्वांटिटी जो है वो हमें मालूम है कि 5% जो है वो 200 के बराबर है। टोटल क्वांटिटी यानी कि यहाँ पे टोटल सैलरी की बात हो रही है, तो टोटल क्वांटिटी हमें मालूम करनी है, क्योंकि वो यही कह रहा है कि राहिला की जो सैलरी है वो हमें नहीं मालूम। अलबत्ता राहिला 5% जो पेड कर रही है वो 200 पेड कर रही है, यानी टोटल जो सैलरी है वो हमें मालूम करनी है, यानी टी क्यू वाट है, तो उसको हमने यहीं पे रखना है। हमने अभी टी क्यू फाइंड करना है, तो यानी टोटल क्वांटिटी को इस साइड ले जाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो 5 जो है वो इसकी जगह पे आ जाएगा, यानी टोटल क्वांटिटी इज इक्वल टू 200/5। ये 5 इस साइड आ जाएगा, और ये टोटल क्वांटिटी जो है वो इज इक्वल टू के उस साइड चली जाएगी। अच्छा, जिसकी बेसिक अच्छी नहीं है, ये 4 चीज़ें वो नोट कर ले कि अगर प्लस है इस साइड तो वो जो नंबर है वो राइट साइड पर जाके माइनस हो जाता है, और अगर कोई कोई नंबर इस साइड माइनस है तो वो उस साइड जाके प्लस हो जाता है। अगर कोई नंबर इस साइड मल्टीप्लाई है तो वो उस साइड जाके डिवाइड हो जाता है। अगर कोई इस साइड डिवाइड है नंबर तो वो उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ये 4 चीज़ें याद रखनी है। बिल्कुल इसी तरह टोटल क्वांटिटी जो है वो इस साइड डिवाइड में थी, उस साइड जाए तो मल्टीप्लाई में आ गई, और ये 5 जो है वो वापस इस साइड आया तो डिवीजन में आ गया, ठीक है। अब आप सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। 5 का टेबल जो है वो इसके ऊपर 100 के ऊपर 20 टाइम्स, 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4,000, और ये वाला एक ज़ीरो लगा लें, यानी कि टोटल जो है वो सैलरी जो है राहिला की वो थी 4,000। यानी हमने ये निकाल लिया थ्रू जो है फॉर्मूला। अच्छा, ये कॉमन सेंस से भी हो सकते हैं। अगर ये मेरे पास सवाल आते हैं, यानी मुझे ऐसे टेस्ट में कभी नज़र आ जाते हैं, तो मैं इनको जो है इतना मतलब फॉर्मूला के तहत नहीं करता। इसको मैं कैसे करता हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बराए मेहरबानी मैं आपको फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिसको बेसिक से अच्छा नहीं है, जिसकी बेसिक वो इन फार्मूला के तहत चले। जिनका थोड़ा बहुत बेसिक अच्छा है या उसके अलावा इनके ऊपर प्रैक्टिस अच्छी है, तो वो इन कॉमन सेंस की तरफ आ जाएं, ताकि फार्मूला से बच जाएं और जल्दी आपका सवाल हल हो। वहाँ पे टेस्ट में होता ये है कि ये फार्मूले आपके नहीं देखे जाते, वहाँ पे आपका आंसर देखा जाना चाहिए। आप वो उसकी ट्रिक को पिक कर लें। अब यहाँ पे जो मैं अगर ये मेरे सामने होता तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता। मैं सिंपली यहाँ पर ऐसे करता कि एक मिसाल दे के समझाता हूँ कि अगर 5 पेन जो हैं वो हैं 20 रुपये की, आपसे पूछा जाए कि 10 पेन कितने की हैं, तो ये बिल्कुल ही सिंपल है, हर बंदा जवाब दे देगा। यहाँ से एक पेन की कीमत निकाल लेंगे, यानी एक पेन मिलेगी 4 रुपये की, तो 10 पेनें जो हैं वो मिलेंगी कितने की 40 रुपये की।
ठीक है, एक दफ़ा रिवाइज कर रहा हूँ। 5 पेन जो हैं वो 20 रुपए की हैं, तो 10 पेन कितने की होंगी? यहाँ से आप निकालेंगे एक पेन की कीमत, उसको 10 से करेंगे मल्टीप्लाई, आपके पास 10 पेनों की कीमत आ जाएगी। ये एक मिसाल अपने जहन में रखें। बिल्कुल यही मिसाल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। एक जो है लड़की है राहिला, जिसकी 5% सैलरी जो है ना वो 200 के बराबर है। हमें इसकी टोटल सैलरी मालूम करनी है, यानी कि हमें 100% जो है ना वो मालूम करना है। तो 100% कैसे मालूम करेंगे? यहाँ से हम निकालेंगे 1%, यानी 1% निकालने के लिए हमने क्या करना होगा? 200 से वो डिवाइड करना होगा 5 से, और मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। अब ये बिल्कुल एज इट इज़ ये वाली मैंने यहाँ पे ट्रिक अप्लाई की है, मतलब कॉमन सेंस यूज़ किया है। जैसे 5 पेनों की कीमत 20 रुपये थी, तो 10 पेनों की कीमत निकालने के लिए मैंने एक की निकाली पहले, उसको फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। बिल्कुल इसी तरह हमें मालूम है कि 5% जो है ना वो 200 के बराबर है। हमें जो है सैलरी टोटल मालूम करनी है, यानी 100%। तो मैंने क्या करना था, यहाँ से 5 से जो है डिवाइड करना है 200 को, 1% मिल जाएगा। उसके बाद जब मैंने 100% यानी टोटल सैलरी मालूम करनी है, तो दोनों साइड पे 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद इसको जो है सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 4000। देखें, ये चीज़ें जो हैं, जिसको ये प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी तो ये बिल्कुल आसानी लगेगी। अदरवाइज ये वाला फार्मूला आपने किसी भी हालत में नहीं भूलना है। तो चलें और एग्जाम्पल की जानिब आ जाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि ऑन अ रेनी डे 600 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 750 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन अ स्कूल। एक बारिश वाले दिन जो है 600 स्टूडेंट 750 में से प्रेजेंट थे। व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट? अच्छा, जो गैर हाजिर शागिर्द हैं यानी स्टूडेंट या तलबा हैं, उनकी जो है परसेंटेज बताइए। हमें पता है कि प्रेजेंट जो हैं स्टूडेंट वो हैं 600, और टोटल जो स्टूडेंट हैं वो हैं 750। तो पहले तो ना एब्सेंट की तादाद मालूम करने। एब्सेंट तादाद मैंने 750 है, टोटल 600 जो है वो आए हैं, यानी जो नहीं आए हैं वो हैं 150। अब हमें 150 की परसेंटेज मालूम करनी है, और परसेंटेज का फार्मूला क्या है कि पार्ट ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। पार्ट ऑफ क्वांटिटी यानी यहाँ पे 150 पार्ट है, उसके अलावा टोटल क्वांटिटी यानी स्टूडेंट जो हैं वो 750 हैं, और मल्टीप्लाई कर लें 100 के साथ। तो सिंप्लीफिकेशन करनी है, अभी आ गया आपने, ये 0 0 में कट गया, और ये 25 का टेबल इसके ऊपर 3 टाइम्स, और इसके ऊपर जो है 4 टाइम्स, एंड अगेन 3 का टेबल इसके ऊपर 5 टाइम्स, एंड 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 4 ज़ा 20। यानी जो एब्सेंट स्टूडेंट हैं वो 150 हैं, लेकिन उनकी परसेंटेज जो बन रही है वो बन रही है 20%। यानी 20% स्टूडेंट जो हैं वो एब्सेंट थे उस दिन। अब अगर यहाँ पे ये पूछा जाता है कि जो शागिर्द प्रेजेंट हैं उनकी परसेंटेज कितनी है, कॉमन सेंस है, जो नहीं आए हैं वो 20%, तो जो आए हैं वो हैं 80%। आपका सवाल यहाँ तक हल हो चुका है। ये मैं एक अदर कंडीशन बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे ये पूछा जाता कि जो शागिर्द आए हैं उनकी परसेंटेज कितनी है, तो वो है 80%, क्योंकि 20 ये है तो वो 80% होगी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि इसको सॉल्व करके दिखाएं, तो आपने इसको ऐसे मालूम करना था कि परसेंटेज इज इक्वल टू पार्ट ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे पार्ट ऑफ क्वांटिटी में आपने लगाना था 600, क्योंकि यहाँ पे मैंने सवाल जो है वो चेंज कर दिया है कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो शागिर्द आए हैं उनकी परसेंटेज कितनी है, तो आपने 600 नीचे लिखना था टोटल 750, और मल्टीप्लाई करना था 100 के साथ। तो ये 0 इस 0 में कट गया, और बल्कि 25 का टेबल जो है 5 का टेबल लगा लेते हैं, इसके ऊपर जो है वो 2 दफ़ा, और इसके ऊपर जो है 5 का टेबल 5 का टेबल जो है इसके ऊपर 15 दफ़ा, उसके अलावा फिर जो है अगेन 15 का टेबल जो है वो इसके ऊपर लग रहा है 4 दफ़ा। ये 0 यहाँ पे लगा लें, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 80%। तो बिल्कुल जो है आसान सवाल है, इसके अंदर कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। तो चलें भाई क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर लिखा हुआ है कि द 18% ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज इज 36 किलोमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज। अच्छा, दो शहरों के दरमियान जो है ना वो 18% डिस्टेंस जो है वो बराबर है 36 किलोमीटर के।
तो बताइए कि दो सिटीज़ के दरमियान डिस्टेंस कितना है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बताया है कि 18% जो है ना वो 36 के बराबर है। यानी परसेंटेज का फार्मूला ना पहले आप लिख लेना, पार्ट ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज है 18, उसके अलावा पार्ट ऑफ क्वांटिटी हमें गिवन है कितना, 36। अब हमें टोटल मतलब यानी पे डिस्टेंस पूरा मालूम करना है दो शहरों के दरमियान, जबकि दो शहरों के दरमियान 18% डिस्टेंस जो है वो 36 के बराबर है। इट मीन्स कि ये पार्ट ऑफ क्वांटिटी है और नीचे टोटल क्वांटिटी यानी टोटल डिस्टेंस, ठीक है, वो मालूम करना है और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो अब आपने ये टोटल क्वांटिटी को मालूम करना है, यानी टोटल क्वांटिटी को आप इस साइड ले आएँ, 18 को आप इसकी जगह पर ले आएँ। ठीक है, यानी यहाँ पे हो जाएगा टोटल क्वांटिटी इज इक्वल टू 36 अपॉन 18 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 18 का टेबल इसके ऊपर 2 टाइम्स एंड 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 200 किलोमीटर्स। यानी जो दो सिटीज़ के दरमियान फासला था वो था 200। अच्छा भाई, ये हो गया आप लोगों के लिए फॉर्मूले के तहत। अगर इसको जर्नल मतलब मैं अपने हिसाब से अपने कॉमन जो है मैं बिना फार्मूले के तहत इसको करता हूँ, यानी कि मेरा जो दिमाग काम करता है इसको मैं कैसे सॉल्व करता। देखिए, मुझे पता है कि 18% जो है ना वो 36 के बराबर है। मुझे मालूम करना है 100%। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही वही एग्जाम्पल मैं वहाँ पे रिपीट करूँगा कि 5 पेन जो है ना वो 20 रुपये की हैं। तो 10 पेनों की कीमत मालूम करने के लिए मुझे यहाँ से एक पेन की निकालनी पड़ेगी, फिर 10 से ज़रब करना पड़ेगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40। यानी 10 पेनें 40 रुपये की होंगी। बिल्कुल इसी तरह हमें पता है कि 18% जो है वो 36 के बराबर है। हमें मालूम करना है 100, यानी यहाँ पे क्या होगा फिर 18 से इसको जो है डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से। जैसे यहाँ से एक पेन की कीमत निकाली, उसके बाद हमने 10 से ज़रब कर दिया। इसी तरह यहाँ से 18 का टेबल जो है इसके ऊपर 2 दफ़ा 2 को 100 से ज़रब कर देंगे तो 200 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये हम वहाँ पे चीज़ें अप्लाई करते हैं जब हमारे पास टेस्ट में सवाल आ जाते हैं। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ें जिसे ना आए बराए मेहरबानी वो अपने फॉर्मूले के तहत सवालों को जारी रखें। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि नाइम्स मंथली इनकम इज 80,000 एंड ही स्पेंड्स 60,000 पर मंथ, फाइंड द परसेंटेज ऑफ हिज एक्सपेंडिचर। भाई, नाइम की जो है वो महीने की जो इनकम है वो है 80,000 और वो खर्च करता है 60,000। तो उसके जो खर्चे की जो परसेंटेज है ना वो बताइए कितनी है। तो अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप डेटा बना लें तब की आपकी मर्ज़ी, अगर नहीं बनाना चाहते तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपने यहाँ पे लिखना है परसेंटेज पार्ट ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज जो है ना वो हमें किसकी मालूम करनी है, एक्सपेंडिचर यानी खर्च की मालूम करनी है। तो खर्च कितना है वो है 60,000, यानी ऊपर लिखना है आपने 60,000 और टोटल क्वांटिटी यानी वो कमा कितना रहा है 80,000। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 फार्मूला वाला। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन बस आपने करनी है, ये 2 ज़ीरो यहाँ पे 2 ज़ीरो में कट जाएंगे और फिर ये 2 ज़ीरो जो है यहाँ पे इस 2 ज़ीरो में कट गए और फिर 8 का टेबल जो है वो 600 के ऊपर जो है 75 टाइम जो है इसके ऊपर लग गया, यानी जो एक्सपेंडिचर की परसेंटेज है वो बन गई आपकी 75%, यानी जो उसका खर्च है वो है 75%। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस शख्स की यानी नईम की जो है इतना आंसर हो गया है, भाई ये फाइनल आंसर हो गया है, मैं इस सवाल के अंदर अल्ट्रेशन कर रहा हूँ, अपनी तरफ से चेंजिंग कर रहा हूँ। अगर आपसे ये पूछा जाए कि नईम की जो है वो सेविंग कितनी है परसेंटेज में, तो वो आपने बता देना है कि 25%, क्योंकि 75% खर्चा है तो उसकी बचत होगी 25%। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि बचा कितने रहा है, तो वो आपको सामने नज़र आ रहा है 80,000 कमा रहा है, 60,000 लगा रहा है, यानी उसके पास बचत कितनी है 20,000 रुपया। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन चीज़ें भी आ जाती हैं, लेकिन ये छोटे स्केल्स के ऊपर यानी 5 से जो 15 स्केल वाली जो जॉब्स सभी हैं उसके अंदर इस तरह की चीज़ें छोटे छोटे सवाल आ सकते हैं। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। और क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 90 डिग्री। अच्छा, कह रहा है कि एक ट्राइंगल है उसकी एक एंगल जो है ना 90 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे हम खुद ही बना लेते हैं, जो चीज़ उसने कही है ना वो अब बना लें।
ठीक है। अभी वो कह रहा है कि एक एंगल जो है ना वो 90 डिग्री के बराबर है। फाइंड द अदर टू एंगल्स, दो एंगल्स जो है ना ये मालूम करनी है। अब वो क्या क्या कह रहा है, इफ दीज एंगल्स आर 30% ऑफ 90 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है कि ये वाली एंगल जो है ना वो 30% है किसका, ऑफ 90 डिग्री का, और ये वाली एंगल जो दूसरी कह रहा है वो 70% ऑफ, ठीक है, 90 डिग्री। अब उसने यहाँ पे एंगल्स मालूम करने का बोल दिया है। आप परेशान ना हो कि ये ज्योमेट्री नहीं है, सिंपल आप ये देखें कि एक जो है ना हमें 90 डिग्री मिली हुई है, ये जो एंगल है वो 70% ऑफ 90 डिग्री। तो आपने करना क्या है यहाँ पे, 70% ऑफ 90 डिग्री, 70% यानी कि 70/100। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम पढ़ के आ चुके हैं कि परसेंटेज को जो है वो अपान 100 के साथ रिप्लेस किया जाता है, ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई और 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है, ये जीरो इस जीरो में कट जाएगा, ये जीरो इस जीरो में कट जाएगा, वो 7 और 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 63 डिग्री। यानी ये एंगल जो है वो आपके पास आ जाएगी 63 डिग्री। अच्छा, ये वाली एंगल जो है वो कह रहा है कि 30% ऑफ 90, यानी यहाँ पे आपने 30% ऑफ 90 डिग्री मालूम करना है। 30% का मतलब है होता है 30/100 ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई एंड 90 डिग्री। तो बिल्कुल इसी तरह एक जीरो इसके अंदर कट गया, ये दूसरा जीरो इसके अंदर कट गया, 3 को 9 से कर ले मल्टीप्लाई तो आपके पास आंसर आ जाएगा 27%, या ओ सॉरी 27 डिग्री। ठीक है, तो यानी आपके पास जो दूसरी एंगल हो गई वो 27 डिग्री हो गई। ठीक है। अच्छा, वैसे ट्रायंगल की एक खासियत है कि ट्रायंगल की जो एंगल्स होती हैं ना उनका सम जो है ना वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर आप सम करके देख लें तो यहाँ पर भी 180 डिग्री ही होगा, क्योंकि एक एंगल हमें मालूम है 90 डिग्री है, दूसरी मालूम है 63 भी मालूम की है, उसके बाद हमने जो है तीसरी 27 की है। तो अब आप इसको ऐड कर लें तो देखें 180 डिग्री ही आंसर आ रहा है। अगर बिल फर्ज यहाँ पे 180 डिग्री अभी हमारा आंसर ना खड़ा होता, ले सपोज हमने एंगल्स को ऐड किया और 180 डिग्री ना आती, तो समझ जाते आपके आपकी जो एंगल निकाली गई है वो गलत है कहीं ना कहीं। ठीक है, ये खासियत है, आगे चल के हम ज्योमेट्री में भी इसको पढ़ेंगे। सिंपली ये यहाँ पे याद रखें कि ट्रायंगल की जो अंदर वाली एंगल्स होती हैं वो 180 डिग्री के बराबर होती हैं। तो चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब यहाँ पे कह रहा है कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज एरिया इज 10% मोर देन द एरिया ऑफ द गिवन स्क्वायर। अब भाई सबसे पहले ना यहाँ पे एक चीज़ यूज हुई है, लफ्ज स्क्वायर। स्क्वायर ज्योमेट्री में उसे कहते हैं जिसके आमने सामने वाली साइड, सॉरी आमने सामने नहीं बल्कि चारों साइड्स जो है वो बराबर होती हैं, उसको कहते हैं स्क्वायर। उर्दू में चौरस, ठीक है, हिंदी में भी चौरस ही कहते हैं इसको, यानी चारों साइड्स बराबर हो। अब ये कह रहा है कि एक स्क्वायर है जिसकी जो है ना एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अच्छा, एक रेक्टेंगल बनाए फिर जिसके जो है ना 10% जिसका एरिया जो है वो स्क्वायर से ज़्यादा हो। ठीक है, एक रेक्टेंगल जो कि 10% जो है वो किससे ज़्यादा हो, स्क्वायर से। अब आपने सिंपली करना क्या है कि आपने पहले जो है ना इंक्रीज्ड एरिया, यानी यहाँ पर आप लिख लें कि इंक्रीज्ड जो हो रहा है वो एरिया वो हो रहा है 10%, और हो किसका रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लें। 10% यानी कि 10/100 ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई एंड 100, तो ये 100 100 में कट जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10। ये हो गया इंक्रीज्ड एरिया। उसने हमसे पूछा जाए कि फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि जो एरिया होगा रेक्टेंगल का वो किसके बराबर होगा, पहले 100 तो स्क्वायर का पहले ही था, अब जो बढ़ा वो बढ़ा 10, अब जो नया एरिया हो गया वो हो गया 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बिल्कुल सिंपल था, इसके अंदर कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी, ये कॉमन सेंस का भी सवाल था कि भाई ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एक स्क्वायर का है जो है एरिया। अब एक रेक्टेंगल है जो कि 10% ज़्यादा है किससे, स्क्वायर से, तो सिंपली 100 का 10% 10 ही होता है, यानी कि जो ये रेक्टेंगल होगा उसकी होगी 110 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने सॉल्व किया है।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इन दी एंड लास्ट क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम्स में, यानी कि परसेंटेज के जो डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं इस तरह के, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो लास्ट क्वेश्चन है, साइमा स्पेंड 300 आउट ऑफ 500, फाइंड द परसेंटेज ऑफ हर सेविंग। अब यहाँ पे जो है ना, एक सवाल हम पीछे करके आ चुके हैं, नईम की जो है ना मंथली इनकम, उसके अंदर जो है हमने परसेंटेज मालूम की थी कि उसके एक्सपेंडिचर यानी खर्च की। अब इस सवाल के अंदर कुछ उलट पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया कि साइमा जो है ना वो स्पेंड कर रही है 300 रुपया, 500 रुपये उसका टोटल है। अब यहाँ पे परसेंटेज बताइए कि इसकी सेविंग की, और वहाँ पे पूछी गई थी खर्च की। तो बिल्कुल यहाँ पे पहले तो ना परसेंटेज का फार्मूला याद रखें ना, परसेंटेज इज इक्वल टू पार्ट ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज हमने मालूम करनी है किसकी, परसेंटेज ऑफ सेविंग। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ सेविंग लिख लें, ये जुमले अपने समझने के लिए होते हैं। पार्ट ऑफ क्वांटिटी यानी कि पार्ट ऑफ क्वांटिटी किसकी मालूम करनी है हमने, सेविंग की। तो देखें स्पेंड 300 रुपया, ये है टोटल पैसे, तो सेविंग कितनी होगी इसकी, सेविंग देखें ना, ये 500 रुपया उसके टोटल पैसे हैं, 300 रुपया खर्च कर रही है, तो उसके पास जो बचत होगी वो होगी 200 रुपये की। इसका मतलब ये है कि परसेंटेज सेविंग की मालूम करनी है, तो सेविंग यानी पार्ट ऑफ क्वांटिटी ऊपर लिखनी है, नीचे टोटल क्वांटिटी, टोटल पैसे उसके पास थे 500 रुपया, और ये 100 हमने लगा लिया फॉर्मूला वाला। ये दोनों जीरो इस 2 जीरो में कट गए, 5 का टेबल 20 के ऊपर 4 टाइम्स, और ये जीरो इधर लगा दें इसके साथ, यानी जो इसकी सेविंग है साइमा की वो है 40%। ठीक है, तो ये हमने जो है आज 10 प्रॉब्लम सॉल्व किए परसेंटेज के, जो कि डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम्स हैं, यानी ये किसी भी टेस्ट में परसेंटेज में इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो सबसे पहले ना इसका समझना चाहिए कि स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब आप इन सवालों के ऊपर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर लेंगे तो फिर ये फार्मूले आपके जहन में बैठ जाएंगे, और फिर फार्मूले करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने इसको, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे सामने ये सवाल आते हैं तो मैं ये कोई भी फार्मूला यूज़ नहीं करता, मैं डायरेक्ट इनको जो है सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे जहन में एक चीज़ ये रखी हुई है कि परसेंटेज जिस भी चीज़ की मालूम की जाती है उसको ऊपर रखा जाता है, उसी का टोटल नीचे रखा जाता है और मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से। बस मुझे सिर्फ ये पता है, इसी के साथ मैं सारी चीज़ें करता हूँ, और ये मेरे जहन में फार्मूला वैसा रहता है। तो यही चीज़ें आपको भी आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ आएंगी। तो आज का क्लास मेरा कंप्लीट हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।